शीकी ओनी कहा जाता था, जो कि हर जगह तबाही मचाते रहते थे। किसी की भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आखिरकार एक मोमोटारो नाम का योद्धा सामने आया, जो कि डीमन से लड़ने सीधा उनके बेस पर चला गया और अकेले ही अनगिनत डीमंस को मार गिराया। शीकी एक शरारती लड़का है जिसे बार बार स्कूल से निकाल दिया जाता है, लेकिन एक दिन एक अनजान व्यक्ति उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बचाने में उसके फादर की जान चली जाती है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि उसकी रगों में डीमंस का खून दौड़ रहा है और वो अपना बदला लेने के लिए अपनी ताकत को मास्टर करना चाहता है। शीकी अपने असले के कलेक्शन की साफ सफाई कर रहा है। अबे भाई, ये जापान में रहता है अमेरिका में, और वो अपने दोस्त के साथ इस बात पर हंस रहा था कि एक फाइट के चक्कर में उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। तभी उसका बापू वहाँ पर पहुँच जाता है। नामाकूल औलाद, तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया है? अब क्या कर दिया तुमने? बापू जाने दो ना, निकलो मेरे रूम से बाहर। उसका बापू फिर से उसे मारने जाता है, लेकिन इस बार शीकी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तुम्हारे पास इतनी गन क्या कर रही है? हम वाइन शॉप चलाते हैं, असली की दुकान नहीं है अपनी। अरे काहे की वाइन शॉप? सबको पता है आपके पास कस्टमर्स नहीं आते। देखो बोल भी कौन रहा है, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया है। ये सुन के शीकी सीरियस हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके जैसा लूजर नहीं बनने वाला। शुक्र है हमारे बीच में खून का रिश्ता नहीं है। ये सुन के उसे बुरा लगता है, लेकिन तभी फोन के बजने की वजह से वो नीचे चला जाता है। वहीं शीकी को भी अपनी बात के लिए थोड़ा बहुत बुरा लगने लगा था और योशी एक डिलीवरी लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। काश मुझे किसी अमीर आदमी ने गोद लिया होता। जिसके बाद वो अपने निशाने की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन तभी बाहर एक धमाका होता है। वो जब बाहर देखने जाता है उसे कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ धुआं भरा हुआ था। तभी उस धुएं से एक अजीब सी चीज बाहर आती है, जो कि शीकी के पैर को पकड़कर उसे बाहर जमीन पर पटक देती है। जिसके बाद वहाँ पर एक बुढ़ा आता है जो शीकी को खत्म करने वाला था, पर तभी योशी वापस आ जाता है, जो कि सबसे पहले उस बुढ़े को ठोकता है और फिर शीकी से कार में आने को कहता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। योशी कहता है कि अब उन्हें इस देश को छोड़ना होगा। यहाँ पर हो क्या रहा है? और आपने एक बंदे को मार दिया, पता भी है आपको? वो आदमी मरा नहीं है, हमें जितना हो सके उससे उतना दूर होना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम एक कोनी के डिसेंडेंट हो और जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था वो मोमोटारो का डिसेंडेंट है। शीकी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी उनकी कार पर अटैक हो जाता है, जिसे बड़ी मुश्किल से योशी डॉज कर पाता है। जिसके बाद उनकी पूरी कार उसी काली चीज से ढक जाती है, जिसकी वजह से योशी को कार को रोकना पड़ता है। शिकी जल्दी करो, हमें छुपना होगा। लेकिन तभी उनकी कार में धमाका हो जाता है और जब वो वापस पीछे मुड़ता है, शीकी वहाँ पर नहीं था, लेकिन वो वेयरहाउस में उसी काली सी चीज को जाता देखता है और समझ जाता है कि वो शीकी को वहाँ लेकर गया है। वेयरहाउस के अंदर उस बंदे ने शीकी को हवा में लटका रखा था और इस बंदे का नाम सैमी डेयर है। तुम्हारे अंदर डीमंस का खून दौड़ रहा है, तुम हमारे लिए कीड़े से बढ़कर और कुछ भी नहीं। तुम जैसे को ही मारना मोमोटारो एजेंसी का मकसद है। तभी वहाँ पर योशी आता है और शीकी को बताता है कि मोमोटारो की कहानी सच्ची थी। हजारों सालों से ओनी और मोमोटारो के डिसेंडेंट्स आपस में लड़ते जा रहे हैं और इसी दौरान मोमोटारो ने अपनी एक एजेंसी बना ली, जिससे वो ओनी पर भारी पड़ने लगे और उन्हें छुपकर ह्यूमंस के बीच में रहना पड़ा। सैमी डेयर उसी एबिलिटी से 2 वेपन्स बना लेता है, तो योशी भी उसी एबिलिटी का यूज करने लगता है और उसके हाथ में भी एक हथियार आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने बढ़ते हैं और योशी सैमी डेयर को पीछे ढकेल देता है, जो देखकर शीकी भी हैरान हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि योशी पहले से कमजोर हो चुका है। जिस पावर का वो यूज कर रहे हैं उसे ब्लैक मिस्ट कहा जाता है और ये सिर्फ मोमोटारो के डिसेंडेंट्स के पास ही होती है। सुयोशी का असली नाम सुयोशी मोमोगावारा है और वो भी मोमोटारो का ही डिसेंडेंट है। और सुयोशी पहले सैमी डेयर का मोमोटारो में सीनियर हुआ करता था। सैमी डेयर कहता है कि एक ओनी को पनाह देने के लिए एजेंसी ने उसे मारने का ऑर्डर दिया है। सुयोशी उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उन दोनों की टक्कर अब बराबरी की लगने लगती है। सैमी डेयर उससे पूछता है कि वो एक मॉन्स्टर को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, जिनका जीवन ही तबाही मचाने के लिए है। योशी उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जितना उसने सोचा था सैमी डेयर उससे भी ज्यादा तेज निकलता है और वो उसके अटैक को डॉज करके एक खतरनाक कॉम्बो लैंड करता है, जिससे योशी बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद वो शीकी को मारने जा रहा था, लेकिन तभी योशी उसका पैर पकड़ लेता है। सैमी डेयर पूछता है कि वो एक डीमन को बचाने के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, पर योशी कहता है कि एक फादर को अपने बेटे को बचाने के लिए किसी वजह की कोई जरूरत नहीं है। आज तक उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, मेरा बच्चा मासूम है। लेकिन सैमी डेयर उसे मारने के लिए अपने वेपन को बनाने लगता है। वहीं ये सब देखकर शीकी गुस्से से भरता जा रहा था और अब उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि वो सैमी डेयर को खत्म कर देगा और वो धीरे धीरे एक डीमन में बदलने लगता है। सैमी डेयर जब पीछे देखता है उसे वहाँ पर शीकी नहीं दिखता। अगले ही पल बहुत सारी गन्स उसके बगल में ही आती हैं और उसके ऊपर शूट करने लगती हैं, लेकिन सैमी डेयर बहुत ज्यादा तेज था और वो उन सभी बुलेट्स को ब्लॉक कर देता है और वो देखता है कि अब शीकी छत पे से उल्टा लटका हुआ है। सैमी डेयर समझ जाता है कि शीकी ने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है और वो अपने ब्लड को मैनिपुलेट करके फाइट कर सकता है। शीकी सैमी डेयर के ऊपर अटैक करने लगता है और ऐसा लग रहा था जैसे शीकी उसके ऊपर भारी पड़ने लगा है, पर तभी सैमी डेयर उसके एक हाथ को काट देता है, जिससे शीकी को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन वो अपने हाथ को तुरंत ही रीजनरेट भी कर लेता है और सैमी डेयर समझ जाता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। शीकी अपनी पावर्स का यूज करके बहुत सारी गन्स बना लेता है और उनसे सैमी डेयर के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसकी
सभी बुलेट्स को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन अचानक से वो उसके ऊपर एक भयंकर सी मिसाइल शूट कर देता है। लेकिन ऐन वक्त पर सैमी डेयर उसे भी टॉर्च कर लेता है और उसके पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है। सैमी डेयर शीकी के अटैक से बचता हुआ अपनी तलवार को उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन इससे भी शीकी का कुछ नहीं बिगड़ता और वो अचानक से उसके पास आकर जोर की लात मारता है, जिससे सैमी डेयर घायल हो जाता है और अब वो हिलने की हालत में भी नहीं था। तभी शीकी वहां आकर उसके मुंह पर अपने पैर को रख देता है और अपनी सारी गन से उसके ऊपर फायर करने लगता है। इतनी सारी गोलियां तो धुरंधर में भी नहीं चली होंगी भाई। सैमी डेयर बुरी तरह से घायल हो जाता है, पर किसी वजह से वो अभी भी जिंदा था। तभी शीकी जमीन पर गिर जाता है और उसकी सारी बंदूकें वापस से खून में बदल जाती हैं। शीकी फिर से नॉर्मल होने लगता है और अपने हाथों को देखकर उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सैमी डेयर कहता है कि जो उन्हें अपनी पावर्स को नया नया अवेकन करते हैं उन्हें शुरू में कुछ भी याद नहीं रहता, जिसके बाद वो फिर से शीकी की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी योशी आकर उसे बचा लेता है। सैमी डेयर कहता है कि तुमने अपनी आंखों से देखा था कि वो कितना खतरनाक डीमन है, फिर भी तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो। लेकिन योशी बस शीकी के बचपन को याद करता है और कहता है कि एक बाप बनना उतना भी बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। वहीं उस धमाके की वजह से वहाँ आस-पास लोग इकट्ठा होने लगे हैं, तो सैमी डेयर अभी के लिए वहाँ से चला जाता है। शीकी योशी से कहता है कि वो इंतजार करे, वो जल्दी एम्बुलेंस को लेकर आएगा, लेकिन योशी उसे रोक देता है क्योंकि उसे पता है कि वो नहीं बचेगा और वो आखिरी बार अपने बेटे से बात करना चाहता है। मैं कभी तुम्हें नहीं बता पाया कि तुम ओनी हो, क्योंकि मुझे ये भी बताना पड़ता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। पर अब मैं तुमसे एक ही चीज कह सकता हूँ, इतने ताकतवर बनो कि मोमोटारो और ओनी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाए, ताकि तुम अपनी जिंदगी अपनी तरह से जियो। लेकिन तभी शीकी चिल्लाने लगता है और कहता है कि अभी भी उसे उनके साथ बहुत सारे झगड़े करने हैं और वो उसके ठीक होने के बाद बात करेंगे। ये सुन के योशी बस स्माइल करता है और अपनी आखिरी सांस के साथ वहीं पर नीचे गिर जाता है। इन सब पर शीकी को यकीन नहीं होता और वो अपने पिता को ऐसे देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद वहाँ पर रोलर स्केट्स पर एक बंदा आता है जो शीकी को एक हल्के से अटैक से ही बेहोश कर देता है और उसे ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसके जैसे उन्हीं और ताकतवर बन सके। बेहोशी की हालत में शीकी अपने बचपन को याद करने लगता है जब उसके फादर पार्क में उसे खेलने ले जाया करते थे, लेकिन तभी वो सपना डरावना बन जाता है और वो अपने फादर को अपनी आंखों के सामने फिर से मरता हुआ देखता है। तभी उसे होश आ जाता है और वो देखता है एक बड़े से हॉल में उसे एक कुर्सी पर बांध कर रखा हुआ था और उसके बगल में ही वो बंदा अपने छाते से पुशअप कर रहा है। वो अपना नाम उसे नेटो बताता है और वो भी शीकी की तरह एक ओनी है। तुम्हारे पिता का शरीर सेफली एक जगह पर स्टोर कर दिया गया है और मैं तुम्हें यहाँ पर इवेलुएट करने के लिए लेकर आया हूँ। नेटो उसके पास उस बोर्ड को लेकर आता है। देख रहा है जिंगूर, रोलर स्केट्स चलने के मुकाबले कितने ज्यादा बेहतर होते हैं। चलो सबसे पहले तुम्हें मोमोटारो एजेंसी के बारे में बताता हूँ। वो अपनी एजेंसी बनाकर ओनीज को हंट करते हैं, तो इसे काउंटर करने के लिए हमने भी अपनी एजेंसी बना ली ताकि उनसे लड़ सके। मेरा काम नए अवेकन किए हुए ओनीज को यहाँ लाना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि वो एजेंसी को ज्वाइन करने के लायक है या फिर नहीं। जिसके बाद वो उसके मुंह पर से पट्टी हटा देता है। साले छपरी, तूने अगर मेरे पिता की बॉडी के साथ कुछ भी किया होगा मैं तेरी जान ले लूंगा। तुम्हारा स्कोर पहले से ही 0 था, पर तुम्हारे 1 पॉइंट माइनस होते हैं और तुम्हारा ऊपर का माला खाली है क्या? मैंने 1 मिनट पहले ही कहा था तुम्हारे पिता की बॉडी सेफली स्टोर कर दी गई है। लेकिन शीकी उसे गालियां देना जारी रखता है और कहता है कि वो उस पर भरोसा कैसे कर सकता है। तुम्हारे और पॉइंट्स माइनस होते हैं। अगर तुम पास होना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। शीकी को इवैल्यूएशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो फ्री तो होना चाहता है तो वो अपने मुंह को बंद रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गुस्से को छुपा नहीं पा रहा था, तो नेटो अपने इंटरव्यू के तरीके को चेंज कर देता है और अपनी टाई को निकाल कर उसे गर्दन से उठा देता है। किसी की भी असलियत तभी सामने आती है जब वो अपनी मौत के पास हो। शीकी बचने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बच पाता और फिर से बेहोश हो जाता है। लेकिन जितना भी खून उसका बाहर आया था वो उससे नेटो के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि बिना किसी मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी वो देखता है कि शीकी ने उसके बगल में ही अपनी मशीन गन को रखा हुआ था और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तुम्हारे स्कोर में से 100 पॉइंट्स और घटते हैं। तुम्हें यही नहीं पता कि डीमन ब्लड को यूज कैसे करना है। लगता है मुझे ही तुम्हें सिखाना होगा, पर मुझे पता है तुम्हें याद तो कुछ रहेगा नहीं। इसके बाद शीकी को होश आता है और उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो पूरा रूम बुरी तरह से टूट फूट चुका है। जब वो खुद पर से काबू खो बैठता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और एक और बात, तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पर एक बात तो पक्की है कि नेटो बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या तुम प्लीज मुझे ट्रेन कर सकते हो? मैं और ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने फादर का बदला ले सकूं। बिल्कुल भी नहीं। ना तुमसे तुम्हारा दिमाग यूज होता है, ना ही तुम्हारी पावर कंट्रोल में है। तुमसे नल्ला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम आगे जाकर बस हमारे लिए मुसीबत ही बनोगे। वो अपनी रिंग से अपनी उंगली को काट लेता है और उससे निकलते हुए खून का यूज करके अपने वेपन को बना लेता है। तभी शीकी उससे दूर जाने लगता है और अपने हाथ को रगड़ता हुआ उसकी तरफ आता है ताकि उसका खून बाहर निकले। नेटो अपने छाते को एक शील्ड में बना लेता है और सोचने लगता है कि शीकी कहां से अटैक करेगा, लेकिन शीकी उसके छाते पर ही कूद कर उसके साइड में आ जाता है और उसने अपने हाथ को एक गन में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिसका रिकॉइल इतना ज्यादा होता है कि वो उड़ता हुआ खुद ही पीछे चला जाता है। वही नेटो ने इतनी बड़ी बुलेट को अपनी उंगली से ही ब्लॉक कर दिया है और वो देखता है कि शीकी फिर से बर्जर्क मोड में जा रहा है, तो नेटो अपने स्पेशल मूव का यूज करने लगता है। वो खुद
खुद एक केज में था और उसके खून से बने हुए आर्चर्स शीकी के ऊपर निशाना लगाने लगते हैं, लेकिन शीकी अपनी पावर्स को फिर से कंट्रोल में कर लेता है तो नेटो अपनी पावर्स को डिसेबल कर देता है। नेटो ये देखकर हैरान था कि उसने अपनी पावर्स को भी कंट्रोल किया और बर्जर्क मोड जाने से भी खुद को रोक लिया, जो कि बहुत कम लोग कर सकते हैं। और वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया। मैंने तो बस तुम्हें कॉपी किया और सोचा कि मेरे हाथ में एक भयंकर सी गन आ जाए। ये कैसी बकवास कर रहा है। कुछ साल लोग अपने ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए दिमाग शांत रखना पड़ता है, पर लगता है ये बाकियों से अलग है। नेटो उसे अपने पंटर की तरह एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और अपने ब्लड को स्पेयर की शेप में बनाकर ऐसा दिखाता है जैसा वो उसके ऊपर अटैक करने वाला हो, लेकिन वो उसके बगल में अटैक करता है और कहता है कि वो उसका पंटर नहीं बल्कि स्टूडेंट बन सकता है, जो सुन के शीकी कंफ्यूज हो जाता है। दोनों एक चीजें नहीं है भाई। नेटो उसे बताता है कि जिस जगह पर वो है उसे हेल्स डोर स्टेप कहा जाता है। इस आइलैंड के बीचों बीच डीमंस के लिए एक स्कूल बनाया गया है जिसका नाम रासेत्सु अकेडमी है, जहाँ पर ओनीस को मोमोटारो से लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये सब सुनकर शीकी हैरान हो जाता है तो नेटो उसे मारता हुआ बताता है कि वो यहाँ पर ब्लड को कंट्रोल करना सीखेगा और वो उसका होम रूम टीचर है, लेकिन अगर वो उन्हें प्रोग्रेस करता हुआ नहीं दिखेगा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी शीकी नोटिस करता है कि उसके सर पर सींग हुक रखी है। नेटो उसे बताता है कि ये उसकी पावर्स की निशानी है और जैसे जैसे वो उसे कंट्रोल करना सीखेगा वो इसे छुपा सकता है। तुम्हारे अलावा और भी कई स्टूडेंट पास हुए हैं और उन सब में तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो। जिसके बाद वो क्लास की तरफ जाने लगता है। अगर तुम 15 सेकंड में क्लास में नहीं पहुंचे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन शीकी किसी तरह उसके साथ ही क्लासरूम तक पहुंच जाता है। शीकी सोचने लगता है कि वो धुरंधर जैसी कोई कूल सी एंट्री लेगा, लेकिन नेटो उसके पिछवाड़े पे लात मारकर उसे गेट के अंदर फेंक देता है। शीकी के नाक से खून बहने लगता है तो वो एक स्टूडेंट से टिश्यू मांगता है, लेकिन वो सीधा कहता है कि वो उससे बात ना करे और स्टूडेंट का नाम जिन था। ये नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है। शीकी उसके ऊपर हंसने लगता है क्योंकि उसकी तो सींगे भी नहीं थी, लेकिन तभी वो अपनी सींगे बाहर निकालता है और कहता है कि सिर्फ उन्हीं लल्लुओं के सर पर सींगे दिखती हैं जो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुन के किकारी नाम का स्टूडेंट भी भड़क जाता है। धीरे धीरे क्लासरूम का माहौल थोड़ा लड़ाई नुमा होने लगता है और टिंगू ज्यादा नहीं फड़फड़ा रहा तू, लेकिन तभी वहां पर नेटो आता है और शीकी को पता भी नहीं चलता कि कब वो उसके बगल में बैठ चुका था। आगे नेटो सभी से कहता है कि आज वो पकड़म पकड़ाई खेलने वाले हैं। गेम खेलेंगे हम। वो उन सभी को जंगल के बाहर लेकर जाता है और कहता है कि स्कूल वापस आने के लिए उनके पास 1 घंटा है और उसे 1 घंटे में उन्हें उसकी पकड़ में नहीं आना है और जो भी समय पर स्कूल में नहीं पहुंचा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं अपनी पावर्स का यूज नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोग कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी अपना कंट्रोल खो बैठता है तो मुझे भी अपनी पावर्स का यूज करना होगा। अगर तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं करोगे तो शायद मारे जाओ। अगर तुम्हें लगता है तो कोशिश करके देख लेना। हाँ, अगर सक्सेसफुल हो जाते हो तो इंस्टेंटली ग्रेजुएट कर दिए जाओगे। इसके बाद वो 2 बॉल्स को बाहर निकालता है। अरे मेरी बॉल्स वहाँ क्या कर रही हैं? जब तुम अकेडमी में पहुंचो तुम्हारे पास ये बॉल होनी चाहिए, तभी तुम पास होगे। जिसके बाद वो उन बॉल्स को थ्रो कर देता है। स्टूडेंट्स को लगता है क्योंकि बॉल्स 2 ही हैं उन्हें आपस में लड़ना होगा, पर नेटो बताता है कि उन्हें टीम्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहली टीम में शीकी, होमेर और जिन है, दूसरी टीम में इकारी और जूजी, इसका नाम मुझे गलत क्यों लग रहा है यार, और तीसरी टीम में रोको और कुइना। मैं तुम लोगों के 15 मिनट बाद फॉरेस्ट में एंटर करूंगा। वो सब छोड़ो, मैं इस चिंगूर के साथ नहीं जा रहा टीम में। अगर तुम टीम में काम नहीं कर सकते तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अरे यार, हर बात पे निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तभी होमेर बड़े तमीज से अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसकी कसाईनुमा जिंदगी में पहली बार एक कुड़ी ने उससे बात की थी, जो सुनकर वो सीधा कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, पर होमेर कहती है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो उसके रास्ते में नहीं आना चाहती। जिसके बाद वो जिन से जाके खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन जिन उसे कोई जवाब नहीं देता और वो रोते हुए उससे बात करने के लिए उससे माफी मांगने लगती है। शीकी होमेर से कहता है कि वो बहुत सुंदर है, रोकर उसका चेहरा खराब हो जाएगा। जिसके बाद वो जिन पर जाकर चिल्लाने लगता है, पर जिन कहता है कि वो सिंप बनना बंद करे और कयम पर ध्यान दे। इसके बाद नेटो उन्हें जल्दी से फॉरेस्ट में जाने को कहता है और सबसे पहले जिन और शीकी जाते हैं। जिन निंजा की तरह पेड़ों पर कूदता जा रहा था और सोचने लगता है कि वो नेटो को कैसे मारेगा, क्योंकि उसे मारते ही वो ग्रेजुएट हो जाएगा और जो चाहे स्क्वाड को ज्वाइन कर सकता है और फाइनली अपने दुश्मन से लड़ पाएगा। तभी अचानक से शीकी उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि वो साबित कर रहेगा कि वो जिन से ज्यादा ताकतवर है। जिन भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपने मास्क को हटाता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान थे और वो जब अपने ग्लव्स को हटाता है वहां पर भी बहुत सारे टाकों के निशान थे। वो एक टाके को खोल देता है और अपने खून को 100 ब्लेड्स की तरह घुमाने लगता है। जिन उससे कहता है कि अगर उसे डर लग रहा है तो उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर शीकी कहता है कि अगर वो अभी भाग गया तो वो कभी अपने पिता का बदला नहीं ले पाएगा। वो अपने ब्लड को निकालने लगता है, लेकिन इस बार वो उसे गन में नहीं बदल पाता, तो वो उसी स्टिक का यूज करके लड़ने लगता है। लेकिन जल्द ही उसे पता लग जाता है कि वो एक स्टिक से जिन से नहीं लड़ सकता। दूसरी तरफ होमेर उन दोनों लड़कों को ढूंढ रही थी। तभी उसे पेड़ों के गिरने की आवाज आती है और उसे लगने लगता है कि शायद वो इस जगह के लिए बनी ही नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि शीकी ने उसे क्यूट कहा था और वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है। वहीं अगर ये औरत 2 कदम और बढ़ती तो उसे एक बॉल मिल जानी थी। फ्री है तो फील है, फील है, फील है, फील है, फील है, पहली राइड फ्री वाली राइड।
ढूंढने के लिए जाने लगती है। वहीं अगर ये औरत 2 कदम और बढ़ती तो उसे एक बॉल मिल जानी थी। दूसरी तरफ शिकी बिना अपनी पावर्स के जिन से लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो बिना अपने ब्लड का यूज करके उसकी कुटाई करने में लग रखा है। शिकी को समझ नहीं आता कि वो अपनी पावर्स को इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। तभी वो रियलाइज करता है कि जिन की पावर्स शिकी और नेटो की पावर्स से अलग है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी जिन उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। अपनी हार की वजह से वो दुखी हो जाता है और जिन उसे छोड़कर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी शिकी फिर से खड़ा होता है और कहता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये देखकर जिन अपने एक सौ को उसकी तरफ फेंक देता है और ये अकल की अंधी औरत उसी वक्त उसकी ब्लेड के सामने आ जाती है। लेकिन एन वक्त पर शिकी उसे बचा लेता है। शिकी जिन से कहता है कि वो होमेर से माफी मांगे, अगर वो इतने कमजोर अटैक से मर जाती है तो ये उसकी गलती ही है। ये सुन के शिकी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वो सुनता है कि होमेर लगातार आई एम सॉरी बोले जा रही है। उसके नाक से खून बहने लगता है, जो कि धीरे धीरे खून से बनी एक औरत में बदल जाता है। जो देखकर जिन और शिकी दोनों ही डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अटैक ऑन टाइटन वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी होमेर उन दोनों को यहाँ से भागने को कहती है, क्योंकि ये जायंट उन दोनों को मार डालेगी। तभी वो टाइटन जमीन पर अटैक कर देती है। शिकी बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाता है, लेकिन जिन सीधा उस टाइटन से लड़ने पहुंचा हुआ था। लेकिन उसके अटैक का उस टाइटन पर कोई असर नहीं होता। तभी इतना खून लूज करने की वजह से होमेर बेहोश हो जाती है। और जब शिकी उस टाइटन से उसे दूर करने जाता है, वो देखता है कि वो टाइटन एक्चुअली उसे प्रोटेक्ट कर रही है। और जिन भी सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसके ब्लड की अपनी ही कोई सोच तो नहीं। तभी वो टाइटन अपने मुंह से खून उगलकर उनके ऊपर अटैक कर देती है। जिन एक पत्थर के पीछे छुपकर खुद को बचा लेता है, लेकिन शिकी को छुपने का टाइम नहीं मिलता। तभी होमेर को होश आता है और वो उस टाइटन को बड़ी बहन बुलाकर उसे रुकने को कहती है और वो फिर से शिकी को यहाँ से जाने को कहती है। पर शिकी कहता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो ब्लड लॉस की वजह से मारी जाएगी और वो अपनी आंखों के सामने दोबारा किसी को नहीं मरने देगा। तभी वो टाइटन बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी शॉकवेव इतनी ज्यादा थी कि वो बाकी के स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाती है। वही उन सब चीजों को नेटो एक पेड़ पर चढ़कर देख रहा था और अभी के लिए वो सब कुछ शिकी और जिन के ऊपर छोड़ देता है। शिकी फिर से अपने ब्लड से वेपन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो टाइटन कुछ पत्थरों को पकड़कर शिकी के ऊपर फेंक देती है। शिकी खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। आज तक वो एक भी फाइट नहीं हारा था, लेकिन अब वो खुद को बहुत यूजलेस महसूस करने लगा है। जिन उससे कहता है कि अगर वो रोने वाला है तो उसे घर चले जाना चाहिए। अब इस सावन के अंदर मैं रो नहीं रहा था, मेरी आंखों से पसीना गिर रहा था। आगे जिन अपने दोनों हाथों में अलग अलग तरह के चेन सॉस बनाता है, जो देखकर नेटो भी इम्प्रेस हो जाता है। डीमन ब्लड जो भी यूजर इमेजिन करे वो फॉर्म ले सकता है, लेकिन ये चीज उनके पास के ऊपर डिपेंड होती है, चाहे वो पास का ट्रॉमा हो, उनकी लाइफ या फिर सिंपल पसंद। जिन उस टाइटन की तरफ बढ़ने लगता है और गोल वाली सौ का यूज करके उसके ऊपर चढ़ रहा था। वो उसकी गर्दन को काटने जाता है, लेकिन वो टाइटन अपने हाथ को बीच में लाकर खुद को बचा लेती है। दूसरी तरफ शिकी अपने हाथ पर चिल्ला रहा था, साले तू वेपन क्यों नहीं बना रहा है, छिछोरी हरकतें तो दूसरे हाथ से भी हो जाएंगी, तू तो अपना काम कर। तभी वो रियलाइज करता है कि जिन जो वेपन बनाता है वो चीजों को काटने के लिए होते हैं और होमेर का भी अपने वेपन के साथ पर्सनल कनेक्शन है और उसे गन्स अमेरिकन से भी ज्यादा पसंद है। और तभी अचानक से वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करने लगता है। दूसरी तरफ जिन को उस टाइटन से लड़ने में काफी मुश्किल होने लगी है, जो अचानक से इतनी जोर से चिल्लाती है जिससे जिन के कानों से खून बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है और उसे लगने लगता है कि आज वो मरने वाला है और अब नेटो भी उनकी मदद करने आने वाला था। लेकिन तभी शिकी आवाज लगाता है, फिकर नॉट माय डियर, हीरो इज हियर, और वो अपने ग्रेनेड लॉन्चर से उस टाइटन के ऊपर अटैक कर देता है। उसकी पावर्स को देखकर जिन और नेटो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शिकी ने अपनी एक ही अटैक से उस टाइटन को हरा दिया था। तभी वहां पर बारिश होने लगती है और जिन रियलाइज करता है कि शिकी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने वेदर को ही चेंज कर दिया। शिकी होमेर के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। वहां पर नेटो आता है और बताता है कि उसने बहुत ज्यादा पावर यूज कर ली थी, इसलिए वो अपने शरीर को नहीं मूव कर पा रहा। वो किसी तरह खुद को खड़ा करता है और कहता है कि वो अभी भी लड़ सकता है, लेकिन तभी वो फिर से नीचे गिर जाता है। तुम सही में कुछ ज्यादा ही नल्ले हो, लेकिन अगर तुम ज्यादा ब्लड का यूज करते हो तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। ये सुन के शिकी को अपनी नहीं बल्कि होमेर की फिक्र होने लगती है और वो नेटो से उसके पास जाने को कहता है। नेटो इस बात से हैरान था कि ऐसी हालत में भी उसे दूसरे इंसान की फिक्र हो रही है। तभी जिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नेटो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिन उससे कहता है कि वो नूबड़ों पर ध्यान देना बंद करे। क्या होगा अगर होमेर की मौत हो जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला? उसकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसे मतलबियों से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये बताओ तुम्हें मारकर मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा ना? हाँ बिल्कुल। उसके इतना कहते ही जिन फिर से उसके ऊपर अटैक करने चाहता है, लेकिन नेटो अपने छाते से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अबे वाइब्रेनियम से बना रखा है छाता अपना। जिसके बाद नेटो अपने छाते से धुएं को बाहर निकालने लगता है। तभी उस धुएं के अंदर जिन को कुछ गोलियां लगती हैं, तो वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। लेकिन नेटो अपने जेम्स बॉन्ड वाले छाते से उसके ऊपर रबर वाली गोलियां चलाता रहता है। फिक्र मत करो, इससे तुम मरोगे नहीं, पर दर्द के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तभी जिन बाहर आता है और उसके ऊपर अपने ब्लड से बनी ब्लेड्स को फेंक देता है, जिससे नेटो डॉज तो कर लेता है,
पर वो ये देखकर इम्प्रेस्ड था कि जिन ने लॉन्ग रेंज के लिए भी अपने वेपन्स को तैयार रखा है। तभी जिन उसके पीछे से अटैक करने आता है, लेकिन नेटो उसकी तरफ बॉम्ब को फेंक देता है, जो कि फटता नहीं, बस उसके अंदर से धुआं बाहर आता है। जिन को लग रहा था कि नेटो फिर से दूर से उस पर शूट करने लगेगा, लेकिन नेटो उसके पीछे आकर उसकी रीढ़ की हड्डी में पंच मारता है। इससे वो इतना घायल हो जाता है कि दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाता, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। तो नेटो अपने अम्ब्रेला को उल्टा करके जेल की तरह उसे बांध देता है। भाई जेम्स बॉन्ड भी शर्मा जाए ऐसे चाहते को देखकर। नेटो उससे पूछता है कि वो अपने पापा से मिलने के लिए इतना उतावला क्यों है। तुम्हें उस बारे में कैसे पता? मैंने तुम्हारी फाइल देखी है, मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है, ये भी कि तुम्हारा पापा एक मोमोटारो है। ये सुन के शिकी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उन दोनों की कहानी एक ही जैसी है, लेकिन जिन के दिल में अपने बाप के लिए सिर्फ नफरत ही भरी है। उसने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर निशान है। वो इन सब चीजों को सिर्फ अपनी नफरत की वजह से ही झेल पाया था, चाहे उसे कूड़ा ही क्यों ना खाना पड़े। तभी उसने कसम खाई थी कि वो अपने बाप को अपने हाथों से मारेगा, चाहे ऐसा करने में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। गुस्से में जिन खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन तभी नेटो उसके मुंह को पकड़कर उसे जमीन पे दे मारता है और कहता है कि अगर वो गोल को पाते हुए मर जाएगा तो उसका फायदा ही क्या है, उसे अपने गोल के लिए जीना चाहिए। आगे वो किसी को कॉल करता है और बताता है कि होमेर गेम से बाहर हो चुकी है और जिन पकड़ा जा चुका है और अब उस टीम में सिर्फ शिकी बचा है। और फिर यहाँ पर एक नर्स भेजने को कहता है, जिसके बाद वो शिकी को एक बॉल दिखाता है और बताता है कि ये उसे रास्ते में मिली। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम दूसरी बॉल ढूंढने जा सकते हो या मुझसे इसे छीन सकते हो। लेकिन शिकी सीधा उसकी उल्टी तरफ भागने लगता है, तो नेटो भी उसे देखने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। वहीं जिन खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था, तभी उसके बगल में शिकी आ जाता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन इसके बदले उसे उसकी भी मदद करनी होगी क्योंकि वो अकेला नेटो को नहीं हरा सकता। लेकिन जिन मना कर देता है, तो शिकी उससे कहता है कि उसके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका घमंड या फिर उसका गोल। और आगे बताता है कि उसके फादर भी एक मोमोटारो थे और उसे फिर से मनाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ नेटो शिकी को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखता। तभी वो शिकी को भागता हुआ देखता है और वो जिन को गालियां दे रहा था। नेटो उसके सामने आ जाता है और अपनी बॉल को दिखाता हुआ कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। तभी जिन बॉल को छीनने के लिए पेड़ से कूदता है, लेकिन नेटो ऐन वक्त पर उसे डॉच कर लेता है। लेकिन ये असल में बस उनकी चाल थी। वो रस्सी में बंधा हुआ उसकी तरफ पत्थर फेंकता है, वो रस्सी उसके चारों तरफ लिपट जाती है और उसका दूसरा सिरा शिकी पकड़ लेता है। वो दोनों उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नेटो अपने हील्स को जमीन पर गड़ा देता है और उसे लगता है कि समय खत्म होने से पहले उनका स्टैमिना ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी जिन उस पर अटैक करके उसका ध्यान भटका देता है और इस मौके का फायदा उठाकर शिकी उसके हाथ से बॉल को झटक देता है, जो कि जिन के पास गिरती है। नेटो सोचने लगता है कि जब वो दोनों बॉल के पीछे लड़ेंगे वो तब उनसे बॉल को छीन लेगा, लेकिन शिकी जिन से कहने लगता है कि वो बॉल को उठाकर भाग जाए और जिन बिल्कुल ऐसा ही करता है। शिकी बड़ा खुश था, लेकिन नेटो इसे याद दिलाता है कि पास वही होगा जो बॉल को फिनिश लाइन तक लेकर जाएगा, जो सुन के शिकी हैरान हो जाता है और नेटो समझ जाता है कि जितना उसने सोचा था शिकी उससे भी बड़ा गधा है। शिकी जिन को वापस बुलाने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन जिन अब काफी दूर जा चुका था। दूसरी तरफ जिन सोचने लगता है कि शिकी के बिना ये सब हो ही नहीं पाता और वो वापस उसकी तरफ जाने लगता है, जो देखकर शिकी भी हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गया। लेकिन जिन कहता है कि वो बस एक गधे की मदद से जीत हासिल नहीं करना चाहता, वो उसे बॉल देने ही वाला था। तभी एक अजीब सा क्रीचर वहां पहुंच जाता है। इसका नाम मोकू है और इसे तभी डिस्पैच किया जाता है जब कोई इमरजेंसी हो। उसके पीठ के पीछे लगे रेडियो से उन्हें पता लगता है कि कायोटो ब्रांच पर मोमोटारो ने अटैक कर दिया है और उन्होंने बैकअप मंगवाया है। दूसरी तरफ टेस्ट जोन के बाहर बाकी सबको लग रहा था कि वो तीनों फेल हो चुके हैं क्योंकि टेस्ट का समय तो कब का खत्म हो गया। लेकिन तभी वहां पर नेटो जिन और शिकी के साथ पहुंचता है और बताता है कि वो कायोटो ब्रांच में उनकी मदद करने जा रहे हैं। वो सभी बोट पर बैठकर निकल जाते हैं, जहां कई स्टूडेंट्स फाइट के लिए एक्साइटेड थे और कई डरे हुए थे क्योंकि इतनी जल्दी उन्हें असली बैटल में उतारा जा रहा है। लेकिन नेटो कहता है कि वो लड़ाई नहीं करने वाले, वो बस उनके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। जल्द ही वो कायोटो में पहुंच जाते हैं, जहां डीमंस का बेस एक फेमस टेंपल के नीचे है। आगे वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां अंदर एक छुपा हुआ रास्ता था। दूसरी तरफ हम सुबा कीरी को देखते हैं, जिसने डीमंस के एक यूनिट को खत्म कर दिया है और उसकी वाइस कैप्टन यामोगी उससे कहती है कि उसने फिर से कुछ ज्यादा ही कर दिया और ये सब साफ सफाई करने में उनका दिमाग खराब होने वाला है। पर सुबा कीरी कहता है कि वो खुद को रोक ही नहीं सकता। इन कीड़ों को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। काश उनका सामना किसी फीमेल ओनी से हो, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो ज्यादा दर्द सह सकती हैं। यामोगी कहती है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स बहुत घटिया होते हैं, खासकर वो चीज जो उसके पीछे से आ रही है। सुबह कीरी बताता है कि उसने इसे एक कुत्ता, एक बंदर और एक फेजेंट को मिलाकर बनाया है। हमारा काम डीमंस को ढूंढकर खत्म करना है, ना कि उन पर एक्सपेरिमेंट्स करना। मैं भी तो एक तरह से तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ। डीमंस अपने ब्लड से वेपन बना सकते हैं और खुद को हील भी कर सकते हैं। सोचो अगर हम उससे कंट्रोल करना सीख जाएं तो उन्हें मरना कितना आसान हो जाएगा। वहीं एक डीमन बच्चा वहीं पर छुपा हुआ था। तभी उसे उन दोनों के कदम दूर जाते हुए सुनाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वो चैन की सांस लेता है, सुबह कीरी उसके पास पहुंच जाता है। वो उसे अपनी लैब में ले जाना चाहता था, तो यामोगी उसे बेहोश करने जाती है, लेकिन ऐसा करते वक्त उस बच्चे के एक खून का छींटा सुबह कीरी के कोट पर
चला जाता है, जिससे सुबह कीरी पगला सा जाता है और उस बच्चे को पीटने लगता है। वो कहता है कि वो डीमन ब्लड पर रिसर्च तो करना चाहता है, लेकिन ये फिर भी बहुत गंदी चीज है, वो उसे अपने यूनिफॉर्म पर नहीं देख सकता। इसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके सारे मरे हुए डीमंस के टुकड़े उसके सामने लेकर आता है। बताओ बच्चे, इसमें से कौन है तुम्हारे माँ बाप? लेकिन वो बच्चा इतना डरा हुआ था कि वो कुछ भी नहीं कह पाता। तो सुबह कीरी उन लाशों से उस बच्चे को दबाकर मारने लगता है। हमें पता चलता है जो मोमोटारो अपनी पावर्स का यूज करते हैं वो असल में बैक्टीरिया है जो कि उनके ब्लड में रहता है, और सुबह कीरी उस बैक्टीरिया का यूज करके लाशों को कंट्रोल कर सकता है, जो यामोगी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। उस बच्चे को मारने के बाद वो अपने उस क्रीचर जिसका नाम मगली है उस ढेर को खाने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ नेटो कर देती है। वो थोड़ा बहुत दुखी होने का नाटक तो करता है, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो जाता है क्योंकि उसे रिजेक्शन की आदत हो चुकी है। नेटो बताता है कि ये क्योटो ब्रांच के सपोर्ट यूनिट का कमांडर है और इसका नाम क्योया है, और क्योया बताता है कि वो दोनों क्लासमेट रह चुके हैं। नेटो लड़ाई के मैदान में जाने लगता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी उसके साथ जाना चाहते थे। वो इस अजीब प्राणी की मदद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नेटो कहता है कि क्योया जो चाहे इन सब से करवा सकता है। तभी नर्स उन सबको अंदर बुलाती है, जहाँ जाने पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे डीमन पेशेंट्स थे और ये सब हाल फिलहाल में हुई लड़ाई में ही घायल हुए हैं। तभी वहाँ पर काफी बुरी हालत में एक डीमन आता है, जिसे देखकर शिकी को लग रहा था कि क्योया उसे नहीं बचा सकता। मेरे यहाँ होने की एक वजह है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली सपोर्ट कैसे किया जाता है। दूसरी तरफ सुबा कीरी और योमोगी ने एक और यूनिट के वाइस कैप्टन और कैप्टन को मार दिया है और बाकी के डीमंस उनसे डर के मारे खड़े हो रखे हैं। तभी वहाँ पर नेटो आ जाता है और अपने स्पेशल मूव से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे सुबा कीरी का कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो डीमंस की बॉडी का यूज करके खुद को बचा लेता है। सुबा कीरी नेटो को पहले से जानता था और वो पूछता है कि वो इस एरिया में क्या कर रहा है, और बताता है कि वो जानता है कि क्योटो में एक जगह पर सारे डीमंस इकट्ठा होते हैं और एक बार वो उन्हें खत्म कर दे तो क्योटो में डीमंस की प्रॉब्लम भी साफ हो जाएगी। क्योया एक घायल डीमन से पूछता है कि वो पहले क्या चाहता है, उसके हाथ उगे या फिर पैर, क्योंकि अभी वो उन दोनों को नहीं उगा सकता। वो बंदा कहता है कि वो अपने हाथों को वापस चाहता है ताकि वो अपने बच्चों को गले लगा सके। तो क्योया अपने हाथ को काट कर उसके मुंह में अपना ब्लड डालने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसके दोनों हाथ वापस से उगाते हैं। शीकी पूछता है कि क्या वो इसके पैरों को भी उगा सकते हैं। क्योया हमें जवाब देता है, पर उन्हें ऐसा धीरे धीरे करना होगा क्योंकि अगर उसने ज्यादा ब्लड पी लिया तो उसकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगेगी, फिर उसका ब्लड उस पर काम ही नहीं करेगा। ओ भाई सच में चूंकि इंडिया में आ गया है। एंड तुम एक बार ये सुनो, ऑनर ऑफ किंग्स में आपका स्वागत। ब्लड उस पर काम ही नहीं करेगा। इसके बाद क्योया शीकी को कहीं लेकर जाता है और उससे एक मे नाम की लड़की का ध्यान रखने को कहता है, जिसके पेरेंट्स पर मोमोटारो एजेंसी ने अटैक कर दिया था और वो उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। शीकी मे के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी